नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस के एक शिफ्ट के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस यानी 25 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। और इसको मैं उसी आधार पे करूंगा जिस तरह से मैं एग्जाम में क्वेश्चंस करता हूं। डिट्टो मेथड्स होंगी। दूसरी चीज़ बेसिक से समझाते हुए करूंगा, तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी आता 25 क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन का, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें या ओरली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ओरली सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये पेपर ईजी होना चाहिए, मतलब आप ओरली सॉल्व करने चाहिए कम से कम 20 क्वेश्चंस। और अगर आप एमटीएस कर रहे हैं तो एमटीएस वाले भी एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चंस मेरे साथ, जब मैं बोलूँगा कि ये करो वो करो, वो आपको मेंटली मतलब दिमाग में करना है और ओरली आंसर करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दैट इज द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। घर पे रहें, सेफ रहें, आराम से मतलब मौज लेते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें। बस बाहर ना निकलें, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जान है तो बहुत कुछ, बहुत नौकरियां मिलेंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी बिल्कुल ऐसे शादी विवाह या ऐसे पार्टीज वगैरह में न जाए। अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहें, घर का खाएं, घर वालों के साथ बैठें, पढ़ाई करें। और जब भी आप बोर फील हो तो अपनी एक प्लेलिस्ट है जिसमें थोड़ा सा मोटिवेशन है, मेरी जर्नी इट्सेट्रा, वो देखें। ठीक है, तो आपको अगर कोई समस्या होती है आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी समस्या है। इवन अगर आपके पास पैसे नहीं है ये भी बता सकते हो, मैं जितनी भी कर पाऊंगा उतनी मदद आपकी करूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट जो 25 क्वेश्चन होंगे सारे हिंदी में होंगे, मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा। अंग्रेजी वालों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। और आप लोगों के लिए इतने पेपर इंग्लिश में करवाए हैं, एक पेपर हिंदी में मैंने इस वजह से लिया है ताकि, क्योंकि जो पीडीएफ मेरे पास था उसमें अगला पेपर हिंदी में ही था, तो ये भी है। और दूसरा, हिंदी माध्यम वाले काफ़ी दिन से मांग रहे थे कि केवल हिंदी में भी एक पेपर लाया जाए, इस वजह से ये हिंदी में भी है, उनकी किस्मत। और ये पीडीएफ भी वैसे है। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया u प्लस बी इज इक्वल टू 80, u इज टू बी इज इक्वल टू 5:3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u माइनस बी। अब आपको दिख रहा है u और b का अनुपात 5:3 है, तो u को 5 ले लो, v को 3 ले लो, बस काम खत्म हो गया। आपको दिया गया u को 5 लिया, v को 3 लिया, दोनों मिलके 8, 8 बराबर 80 यानी 1 बराबर 2, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5 माइनस 3 2 है। अगर 1 बराबर हमारा, देखो 8 बराबर 80 आया था यानी 1 बराबर 10 आया था। अब 1 बराबर 10, इनका अंतर 2, तो 2 बराबर 20 हो जाएगा। आपका आंसर 20 हो गया। कहा गया ए जो है वो 3/4 और 9/16 का HCF है। HCF बोले तो महत्तम समापवर्तक। और बी जो है 16/5 और 4/25 का LCM है। ठीक है, तो आपसे कहा गया ए प्लस बी। आपको पता होगा कि भिन्नों का HCF क्या होता है। अगर फ्रैक्शंस का HCF की बात करें तो ऊपर वाले का HCF लिया जाता है, यानी 3/9 का HCF 3 बटे, यानी कि 3 बटे ए बराबर क्या आ गया 3/, और हर का एलसीएम 4 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। ऐसे बी की बात करेंगे, एलसीएम की बात की गई है, तो 16/5 और 4/25 का एलसीएम क्या होगा? 16 एंड 4 का एलसीएम यानी 16 डिवाइडेड बाई 5 एंड 25 का एचसीएफ यानी कि 5। अब आपसे कहा गया ए और बी को जोड़ो, तो 3/16 धन 16/5, 3 बचे 15, 16 16 256 बटे 16 पंचे 80, 256 और 15 271 बटे 80 आपका आंसर हो गया। 271 बटे 80 आपका आंसर हो गया। कहा गया किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है। कहा गया अगर इसे 12.5% का लाभ लेके बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। आपसे कहा गया पहले 25% का लाभ पे बेचा गया यानी 125% पे बेचा गया होगा। फिर कहा गया 37.5% हानि पे बेचा गया। 37.5% हानि का मतलब हो गया 62.5% में बेचा गया, राइट। अब कहा गया इनका अंतर, यानी कि आपको ये दिया गया 125% और 62.5% का अंतर जो है, विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 1250 है। आप विक्रय मूल्य का अंतर निकालोगे तो आ जाएगा 62.5%, और 62.5% बराबर दिया गया 1250। 62.5% अगर 1250 है तो 1% कितना हो जाएगा 20, 1% 20 यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 100% यानी 2000। अब कहा गया इसे 12.5% का लाभ लेके बेचना है, यानी 12.5% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 2000 का 12.5%, अगर मैं 200 का 12.5% पूछता तो आप कहते 25 हो जाएगा, तो 2000 का 12.5% 250 हो जाएगा, यानी 250 का लाभ लेंगे, यानी हमारी वस्तु बिकेगी कितने की 2250 की। थोड़ा जल्दबाजी इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे कर पाए, राइट। कहा गया 49, 62, 37, 55 और x का औसत 53 है, तो x का मान क्या होगा। देखो अगर औसत 53 है इसका मतलब सारी संख्याएं लगभग मतलब जैसे अगर किन्हीं 10 संख्याएं हैं और 10 का औसत अगर कुछ दे दिया जाता है, यानी प्रत्येक नंबर उतनी उतनी होनी चाहिए। अब आप देखो 49 53 से कितना कम है 4, 62 53 से कितना ज़्यादा है 9, 37 कितना कम है 16, 55 कितना ज़्यादा है
55 कितना ज़्यादा है 2 और x समथिंग हो गया, तो x 53 से कितना ज़्यादा है, हमें इसको 53 बनाना है, यानी कि ये x जो होगा उसको छोड़ के चलिए। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 9 2 11 प्लस में आ रहा है और 20 माइनस में, यानी कि -9 आ रहा है। यानी ये संख्याएं औसत 53 तब होगा जब इसमें 9 ऐड हो जाएगा और ये 53 हो। प्रत्येक संख्या को हमें 53 बनाना है। इसमें 4 की कमी है, इसमें 9 की बढ़त है, इसमें 16 की कमी है, इसमें 2 की, यानी इन 4 संख्याओं में 9 की कमी है। अगर 9 बढ़ जाए तो औसत 53 हो जाए, यानी इनको अगर इनका औसत 53 करना है हमें तो इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। अब 9 जोड़ने के बाद अगर x मिलने के बाद भी औसत 53 होता है, यानी x को तो 53 होना ही पड़ेगा। हमने सभी संख्याओं को 53 ही तो बनाया है, यानी x को 53 लीजिए और इनमें 9 जोड़ने के लिए, इनका औसत 53 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, यानी इस 9 को भी इसमें इंक्लूड करिए, यानी x की वैल्यू 53 और 9 53, तो इस ये औसत बनाने के लिए 53 है और इन चारों का औसत 53 बनाने के लिए हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, यानी हमारा टोटल ये संख्या कितनी होनी चाहिए 53 + 9 यानी 62। एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी क्या कहती है कि आपको पता है अगर इनका औसत 53 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, कितनी संख्या है 3 2 5, 5 संख्याओं का औसत अगर 53 है तो उनका योग कितना हो जाएगा 5 × 53 यानी कि 265। अब योग कर लो तो 9 2 11 7 18 5 23 के 3 हासिल 2 5 2 7 3 10 6 16 4 20 और प्लस x, यानी योग बराबर हो गया योग, यानी x बराबर हो गया 265 - 203 यानी कि 62। आपका आंसर आ गया राइट। कहा गया नीचे दिया गया जो वृत्त आरेख है वो 6 अलग अलग कंपनियों द्वारा किसी कार्यालय में प्रदत्त लैपटॉप की संख्या को प्रतिशत के रूप में दिखाता है। वृत्त आरेख में प्रदर्शित केंद्रीय कोण किसी चयनित पैमाने के अनुसार नहीं है। आपको दिया गया कि C1 C2 C3 C4 C5 C6 6 कंपनियां हैं जिसमें अलग अलग लैपटॉप मतलब प्रदत्त किए गए यानी कि प्रदान किए गए दिए गए हैं। ठीक है, कहा गया कंपनी C6 द्वारा प्रदत्त लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण, यानी कि आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। C6 कहाँ पे दिख रहा है, C6 है आपका 11%। आपको पता है कि 100% बराबर होता है 360 डिग्री, राइट। 100% 360 डिग्री, या हम अगर कहें तो 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री। तो आपको पता है C6 कितना है 11%, यानी 11% कितना हो जाएगा 11 से गुणा कर लो। 11 से गुणा करने के लिए अगर आप चाहो तो 11 से गुणा कर सकते हो, अदरवाइज 3.6 में 10 से गुणा करो 36 और उसमें 1 से गुणा करके जोड़ दो, यानी 3.6 जोड़ दो, यानी 39.6 डिग्री आपका कोण हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर हो गया 39.6। कहा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये, उसे 12% और 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य कितना होगा। आपको यह पता होना चाहिए कि 12% और 10% का सक्सेसिव, मैंने पिछले सेट में बताया था कि भैया 12% और 10% अगर छूट दी जाती है तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे 12% और 10% का रिजल्टेंट x + y - xy/100 होगा। एक तो ये मेथड है, ऐसे भी कर सकते हो 12 10 22 -120/100 यानी 1.2 घटा दोगे, यानी कि 20.8% की छूट पे बेचा गया। 20.8% के छूट का कहने का मतलब कि आप छूट कितनी दी आपने 2500 का 20.8% यानी 25 × 20.8, 25 × 20 कितना हो गया 500, 25 × 0.8 यानी कि 20, तो ये 520 हो गया, यानी 520 के छूट के साथ बेचोगे। 2500 वस्तु का अंकित मूल्य, 520 छूट दे दोगे, यानी 2500 में से 500 घटाओगे 2000, उसमें से 20 घटा दोगे 1980 आंसर। एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड कहती है कि 2500 रुपये अगर उस पर अंकित था 12% की छूट दोगे, यानी 88/100 का यानी 22/25 की बिकेगी, और 10% की छूट यानी 9/10 की और बिकेगी। 25 धाम में ये 10 हो गया, 22 9 या 198 धाम में 1980। तो ऐसे भी कर सकते हो, जो मेथड आसान लगे उससे करो। कहा गया महेश का वेतन जो है वो सुमित के वेतन से 12,000 अधिक है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है। तो आपसे पूछा गया सुमित का वेतन कितना है। देखो अंतर, अगर मैं मान लूं कि महेश का वेतन 7 है और सुमित का 4 है तो इसका अंतर कितना हो गया 3, और जो ये अंतर है वही 12,000 दिया गया, यानी 1 बराबर 3 बराबर अगर 12,000 है तो 1 बराबर 4,000। अब 1 बराबर 4,000 है तो आपसे पूछा गया सुमित का वेतन, सुमित का वेतन हमने 4 माना था, 1 बराबर 4,000 तो 4 बराबर 16,000। सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, बोर्ड मास आपको सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में आओगे, 5 में 2 से डिवाइड करोगे 2.5 आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 25 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 25/8 आ जाएगा, आप ऐसे लिख लो 25/8 हो गया, गुड़े यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में 5 से डिवाइड करोगे 2/5। आपको पता है डिवाइड का मतलब होता है कि पलट के गुणा कर लो, यानी ये लिखा हुआ गुड़े में 1/2.5, 2.5 से 25 कटेगा 10, यानी ये 10/8 लिखा हुआ है, 5 से 10 कटेगा 2, 2 दूनी 4, 4 से 8 कटेगा 2, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 1/2। सॉल्व करिएगा 1/2 हो गई। अब 3 और 7 21 हो गया, 21 में 4 से डिवाइड करना है, फिर 1/2 से डिवाइड करना है, ठीक है। 21 में 4 से डिवाइड करोगे फिर 1/2 से डिवाइड करोगे, कहने का मतलब हो गया 21 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो गया 21/4, और डिवाइडेड बाई 1/2 यानी पलट के गुणा कर लो, यानी ये 21/2 लिखा हुआ है, 21/2 लिखा हुआ है। अब आपसे कहा गया ये इतने की वैल्यू हो गई 21/2, और आगे क्या लिखा हुआ है 7/2, 7/2 में से 21/2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -14/2, -14/2 की वैल्यू हो गई -7। तो सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मल सा, इसमें कुछ समझाना है नहीं, समझ सकते हो खुद ही।
देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा गया मीडियन डेट क्या होगी अगर डीडी एमएम के फॉर्म में 2019 को लिखा जाए। मीडियन डेट कहने का मतलब आप 2019 को देखो, क्या ये लीप ईयर है? नहीं, क्योंकि 4 से लास्ट 2 डिजिट नहीं कट रहे, यानी इसमें डेज की संख्या कितनी होगी? 365 डेज होंगे। आपको 2 से डिवाइड करना है। आप एक चीज़ बताओ, अगर 365 संख्याएं हो तो उसका मीडियन वाली नंबर कौन सी होगी? आप कहेंगे 2 से डिवाइड करो तो 182.5 आ रहा है, यानी 183वीं संख्या जो होगी वो मीडियन डेट होगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना मीडियन डेट कैसे निकलेगी, आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब 183वीं संख्या कौन सी होगी? आपको पता है, अगर 2019 के लिए बात करें तो जनवरी 31 की, फरवरी 28 की, क्योंकि मीडियम लीप ईयर नहीं है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। अब जून तक पहले जोड़ो, जून तक जोड़ोगे तो आपके कितने डेट कितनी आ जाएगी? 1, 8, 9, 1, 10, 1, 11 के 1 हासिल आई, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, यानी 181 दिन जून तक हो गए। अब जुलाई में अगर 1 तारीख जुलाई का जोड़ेंगे तो 82 दिन हो जाएंगे, और 2 तारीख जोड़ लेंगे तो 83, यानी 2 जुलाई जो होगा वो मिड डे होगा। 183वां दिन कौन सा है? 2 जुलाई, यानी 27 जो होगा वो मीडियन डेट होगा। राइट। कहा गया एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी औसत गति कितनी है? 6 मिनट में अगर वो 300 मीटर दौड़ती है, यानी 1 मिनट में हम कह सकते हैं कितना दौड़ती है? 50 मीटर। 1 मिनट में 50 मीटर यानी 60 मिनट में कितना दौड़ती है? 2500 मीटर। 60 मिनट में कितना दौड़ती है? 60 गुणे 50 यानी 3000 मीटर। 60 मिनट में जितनी दूरी तय करती है उसे ही बोलते हैं कि 60 मिनट बोले तो 1 घंटा, यानी 1 घंटे में, या 3000 मीटर बोले तो 3 किलोमीटर। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। राइट। कहा गया एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च करता है, शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 शेष है तो उसका वेतन कितना है? 10% उसने भोजन पे, वेतन जो है 10% उसका हिस्सा भोजन पे खर्च कर दिया, यानी उसके पास बचा कितना? 90%। अब 90% का 20% उसने ईंधन पे खर्च कर दिया। 90% का अगर 20% खर्च कर दिया, यानी 90% का 80% बचा हुआ है। 90% का 80% बोले तो 80% होता है 4/5 हिस्सा, यानी कि 90% का 4/5 हिस्सा, यानी 72% हिस्सा उसके पास बचा हुआ है वेतन का। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है यही 72% 4680 है, यानी 72% बराबर आपको दिया गया 4680, यानी 1% हो जाएगा 60। 1% 60 हो गया तो वेतन कितना हो जाएगा? 100%, यानी 100 से 60 में गुणा करोगे, यानी 6000 रुपये आपका वेतन हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लो, 60 नहीं आएगा, 65 आएगा, क्योंकि देखो ये 12 से कटोगे, 12 छक 72, 12 तियाँ 36, 12 9 390, यानी 1% बराबर 6 कम 6, 6 छक्के 36, 6 5, हाँ 1% बराबर 65, यानी उसका वेतन कितना हो जाएगा? 100%, यानी 6500। राइट। अब देखो यहीं पे सिली कर देता, मान लो मैं जल्दबाजी में कैलकुलेशन करके 6000 मार्क करके चला आता, तो यही सिलीज होती हैं। कहा गया शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में नाव द्वारा चली गई दूरी। आपसे पूछा गया कि अप स्ट्रीम वो 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस तय करेगी। आपको बोट की स्पीड दी गई 8 और स्ट्रीम की स्पीड दी गई 2। अगर अप स्ट्रीम स्पीड पूछी जाए तो वो होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। 2 घंटे में पूछा गया 6 की स्पीड से कितना चलेगी? 6 गुणे 2 यानी कि 12 किलोमीटर। कोई रोम्बस दिया गया, रोम्बस का जो पेरीमीटर दिया गया वो 20 सेंटीमीटर दिया गया। अगर साइड ए हो तो 4a = 20 दिया गया, इट मीन्स ए बराबर दिया गया 5, ए बराबर 5 हो गया। आपसे कहा गया विकर्ण की लंबाई 6, यानी d1 = 6 दिया गया। अब आपको d2 निकालना है। आपको रोम्बस के लिए मैं बता दूं d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर = 4a स्क्वायर। जिन लोगों को लग रहा होगा ये पेपर मैंने पहले सॉल्व किया, बिल्कुल नहीं जी, पहली बार देख रहा हूँ, और आपको ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मतलब मेहनत की होगी तभी तो 193 2 बार आए हैं। तो मतलब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि पहली बार नहीं सॉल्व कर रहा होगा, दूसरी बार इस वजह से इतना तेज कर रहा है, और मैं और तेज करता लेकिन समझाना पड़ रहा है। देखो विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी गई, d1 बराबर 6 यानी कि 36 हो गया, प्लस d2 स्क्वायर, ये d2 आपको निकालना है, बराबर 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। 4a स्क्वायर को बेसिकली 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2a 2 × 5 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 100, यानी d2 स्क्वायर बराबर आ गया आपका 100 - 36 64, तो d2 कितना हो जाएगा? 8, d2 8। अब अगर मान लो एरिया भी पूछा गया होता तो आप कहते हैं हाफ d1 d2। ये रोम्बस के लिए एरिया का फार्मूला होता है, अगर विकर्णों की लंबाई दी गई हो तो हाफ d1 d2। और ये फार्मूला आप नोट करके चलिएगा कि अगर कोई रोम्बस है उसकी साइड ए है और डायगोनल्स d1 d2 है तो उसका रिलेशन जो होता है वो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर = 4a। ये प्रश्न वही DI वाला है। कहा गया कंपनी C1 तथा कंपनी C3 के लैपटॉपों की संख्या का अनुपात क्या है। अब कुछ लोग इसकी संख्या निकालने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों प्रतिशत में पता है, अनुपात निकाल दो। C1 में 12 है, C3 में 18 है, 12-18 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3, आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600, 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज पर जमा करता है। यदि वो कुल 1000 रुपये का ब्याज प्राप्त करता है तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखो 2 वर्षों के लिए 500 प्राप्त अगर वो जमा करता है तो उसके द्वारा अर्जित, अगर हम रेट माने R% है, 500 पे 2 वर्षों के लिए आप कहेंगे 500 × 2 × R/100, यानी 1000 R/100, यानी कि 10R यहाँ से ब्याज मिल जाएगा
प्लस अगर 5 वर्षों के लिए 6,000 जमा करा जाए तो 30R यहाँ से मिल जाएगा, और 6 वर्षों के लिए अगर 1,000 जमा किया जाए तो 60R इधर से ब्याज मिल जाएगा, और टोटल जो आपको मिला वो 1,000 है। ब्याज कुल मिला के 60R प्लस 30R प्लस 10R 1,000 है, यानी 100R बराबर 1,000, यानी R बराबर 10% आ गया। यही आपसे पूछा गया था। आपको पता है ये कहाँ से है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको पता है, रेट पता है, रेट को R मान लिया, और टाइम यहाँ पे देखो अलग अलग के लिए अलग अलग दिया गया। कहा गया 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है, चांदी के 12 सिक्कों का औसत 35 किलोग्राम प्रति सिक्का है, 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार क्या होगा। 8 सिक्कों का औसत भार कितना, 20, यानी कुल कितना हो गया 160 ग्राम, प्लस अगर 12 सिक्कों की बात करें 35 ग्राम इसका औसत है, तो कुल कितना हो जाएगा 12 गुणे 35 यानी कि 360 प्लस 60 420, तो कुल भार इतना हो गया। और सिक्कों की संख्या कितनी है 20, तो अगर कुल भार को सिक्कों की संख्या से डिवाइड कर दोगे तो आपके औसत भार आ जाएगा प्रत्येक सिक्के का, यानी 160 प्लस 420 580/20 यानी कि 29 ग्राम आ जाएगा। 29 दूना 58 होता है, राइट। कहा गया किसी वस्तु को 15% लाभ पे 1725 में बेचा जाता है, 15% हानि पे बेचा है, विक्रय मूल्य बताओ। 15% लाभ यानी कि 115% पे बेचा गया, कितने में बिकी 1725 में बिकी। कितने में बेचना है 15% की हानि पे, यानी कि 85% में बेचना है। 85% पूछा गया, आप इसी को सॉल्व कर लो। 115% यानी कि 23 से काट दो, 23 पंचे 115, 23 से काटोगे 23 पंचे 123 छक्के 138, 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161, 23 पंचे 115, 5 से काटोगे 5 15 हो गया, यानी 1% बराबर 15, तो 85%, 15 गुणे 85 कर लो, 15 गुणे 85, 15 गुणे 80 1200, और 75 इसमें और ऐड कर दोगे तो 1275 हो जाएगा। जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिला, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर ले। सभी शिफ्ट का CHSL 19 के सारे मैथ्स के और सारे मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सारे पेपर आपको उधर मिल जाएंगे। अगर वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, वर्ग के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। अगर कोई वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनता है, इसका मतलब वो चारों भुजाओं को टच करेगा। इट मीन्स कि जो वृत्त का डायमीटर होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा, यानी कि अगर रेडियस की बात करें तो वो भुजा की आधी होगी, यानी कि 3 सेंटीमीटर होगी। अब आपसे पूछा गया इसका एरिया, एरिया क्या हो जाएगा πr² यानी 22/7 गुणे r² यानी कि 3 गुणे 3 यानी 9, 22 9 या 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, राइट। कहा गया ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कहा गया ए शुरुआत करता है एकांतर दिनों यानी अल्टरनेट डे, एक दिन ए करता है, एक दिन बी, एक दिन ए, एक दिन बी। तो कहा गया कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ए से शुरू करता है। अब देखो 30 और 40 का एलसीएम ले लोगे तो 120 आ जाएगा। आप मान लो 120 यूनिट टोटल कार्य, यानी ए 4 यूनिट करता होगा, बी 3 यूनिट। दोनों अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन ए जाता है, दूसरे दिन बी, यानी 2 दिन में 7 यूनिट कार्य होता है। 2 दिन में अगर 7 यूनिट होता है तो 7 से 120 में डिवाइड करो, 17 बार जाएगा, यानी कि 17 से गुणा कर दो, यानी 34 दिन में 119 यूनिट हो जाएगा, राइट। 34 दिन में 119 यूनिट हो जाएगा। अगर 2 दिन में 7 यूनिट यानी कि 1 दिन में 3.5 यूनिट, यानी 34 दिन में 119 यूनिट। अब बचा है कार्य 1 यूनिट, और आपको पता है विषम संख्या वाले दिन जैसे 1 3 5 7 8 7 9 11 इस दिन जो शुरू करेगा वही जाएगा, यानी ए ने शुरू करा है तो 35वें दिन कौन जाएगा, ए जाएगा। ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, 1 यूनिट करने के लिए 0.25 डेज और लेगा, तो टोटल डेज कितने लगे 34 इधर लगे थे 119 यूनिट को करने में, और 0.5 डेज और लगे, यानी टोटल डेज कितने लगे 34.25 डेज। कहा गया यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000, 4 वर्ष पश्चात 6,000 हो जाती है, तो राशि कितनी है। आप देखो अगर प्रिंसिपल को पी मानो, रेट आर हो, तो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के होल स्क्वायर, 2 साल में वो कितनी हो जाती है 4,000 हो जाती है, राइट। और कहा गया 4 साल में यानी पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर 4 ये दिया गया आपको 6,000 हो जाती है। आपको प्रिंसिपल निकालने को कहा गया। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे ये पावर 4 हो गया, ये 4,000 का होल स्क्वायर आ गया, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ये कट गया, यानी पी स्क्वायर बाई पी, ये पी बराबर हो गया 4,000 का स्क्वायर यानी 16,000, मतलब 16 के बाद 6 जीरो, 16 के बाद 6 जीरो बटे 6,000, 1 2 3 1 2 3, 6 से 16 में डिवाइड करोगे यानी 8,000 बटे 3 आएगा, यानी पी बराबर आ गया 2666.66, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है पी निकालना है या आर, अगर आर निकालना होता सीधे डिवाइड करते, अगर पी निकालना है स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे। और एक तरीका और है इसको करने का, आपको पता है कि अगर पी रहा होगा, मान लो दूसरे साल में पी था, अब इससे 2 साल में कितना हो जा रहा है 4,000 से कितना हो जा रहा है 6,000, यानी इसका 3/2 गुना। तो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ऐसे जो भी राशि रही होगी उसका 3/2 गुना पहले 2 सालों में हुआ होगा। देखो लास्ट के 2 सालों में देखो 2 वर्ष और 4 वर्ष, हम मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट था, 2 वर्ष में पी हुआ और 4 वर्ष में इतना हुआ, यानी हम कह सकते हैं भाई साहब, जैसे देखो 4 वर्ष बोले तो यहाँ से 4 वर्ष, यानी ये 2 वर्ष, 2 वर्ष में कोई चीज़ अपने आप का 3/2 गुना हो जाती है, यानी एक्स भी 2 साल में 3/2 गुना हुआ होगा, यानी एक्स इंटू 3/2 बराबर 4,000, क्योंकि देखो x से 2 साल बाद पी हुआ, यानी x से 3/2 गुना 4,000 के बराबर हो गया, यानी x बराबर हो गया 8,000/3, यानी 2666.67, ये भी आंसर हो गया। तो आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, बहुत आसान सारी मेथड्स आपको बता दे रहा हूं मैं।
चलो ये कर लो। आपको दिया गया ऑफ लिखा गया लेकिन पहले ब्रैकेट लगा है। 1/3 में अगर 1/2 से डिवाइड करना है तो आप 2 से गुणा कर लो, यानी ये 2/3 लिखा हुआ है। 3/4 में अगर 2/3 तो 2 2 नहीं 4 3 एकम 3, यानी ये लिखा हुआ 1/2 प्लस 2 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा? अरे 5 दूनी 10 माइनस 2 8/5 और गुणे 3/2 लिखा हुआ है और प्लस 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, आप सीधे सीधे देख पा रहे होगे कि कुछ कट नहीं रहा है, यानी कि ये 2 से 4 हो गया, 12/5 आ गया, यानी 1/2 प्लस 12/5 प्लस 2/3। एलसीएम ले लो, 2 5 3 का एलसीएम 30 हो गया। यहाँ पे 30 बनाने के लिए 15 से गुणा, यहाँ पे 6 से गुणा, यहाँ पे 10 से गुणा, यानी कि ये हो गया 20 प्लस 15 35 और 72 107/30 आपका आंसर हो गया। तो आप जैसे करना देखिएगा, कहा गया ए और बी मिलके किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। ए और बी 20 दिन में, बी और सी 25 दिन में करेंगे। ठीक है, और सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। 20 25 और 15 का एलसीएम लोगे तो 300 यूनिट, मान लो 300 यूनिट टोटल कार्य है। अगर ए बी 20 दिन में 300 करते हैं, यानी एक दिन में 15 यूनिट, बी और सी एक दिन में 12 यूनिट और सी और ए एक दिन में 20 यूनिट। तीनों को जोड़ोगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना कार्य करते हैं? 15 20 15 12 27 और 20 47, यानी ए प्लस बी प्लस सी 47/2 यानी 23.5 करेंगे। ए बी सी मिलकर 23.5 करते हैं, तो आपको पता है बी प्लस सी अगर 12 करते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 23.5 माइनस 12 यानी कि 11.5, यानी कि हम कह सकते हैं 23/2। ए 23/2 करता है, 300 यूनिट करने के लिए कितना डेज लगेंगे? 300/23/2 यानी 300 दूना 600/23 दिन लगेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। कहा गया कि कार्यालय में लैपटॉपों की संख्या 3800, C2 और C5 के लैपटॉपों के बीच की अंतर क्या होगा, जो नंबर्स हैं उसका डिफरेंस क्या होगा? 100% 3800 यानी 1% कितना हो जाएगा? 38। अब आपको देखना है C2 और C5, C2 यहाँ पे C5 यहाँ पे। 13% और 22% का डिफरेंस 9%। अगर 38 1% बराबर 38 है, 9% बराबर कितना हो जाएगा? 9 गुणे 38 यानी कि 9 गुणे 40 360 में से 9 दूनी 18 घटा देंगे, यानी 342 आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा कि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 15 12 और 11 है। लंबाई को 6 से 2/3% घटा दिया जाता है, चौड़ाई को 8 से 1/3% बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा है। घनाभ के 4 पार्श्वफलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है? मतलब कि 4 पार्श्वफलक मतलब कि लंबाई और चौड़ाई छोड़ देना है, यानी आपको निकालना क्या है? 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL, ये निकालना है। कहा कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आपको देखना है, ये है L, ये है B, ये है H, ये पहले वाला है। और अभी चेंज कितना किया गया? 6 से 2/3% घटाने का मतलब हो गया कि 6 से 2/3 भिन्न में 1/15 का के बराबर होता है। यानी अभी लंबाई कितनी हो गई होगी? 1/15 हिस्सा घट गई, यानी कि अभी 1 घट गई, यानी लंबाई कितनी हो गई? 1/15 घटी, यानी कि 1 कम हो गई, यानी 14। बी की अगर बात करें तो 8 से 1/3% बढ़ाया जाता है, यानी 25/3 यानी 1/12 बढ़ा दिया जाता है, यानी बी 1 बढ़ जाएगा। बी डैश कितना हो जाएगा? 13 और H उतना ही रख रहा है 11। अब आप देखो, पहले निकाल लो 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस HL निकालो, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ BH यानी कि 12 गुणे 11 132 प्लस H गुणे L 11 गुणे 15 यानी 165, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5 2 7, ये 16 3 29, ये 297 गुणे 2। और अभी अगर निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ BH प्लस L यानी 2 टाइम्स ऑफ BH यानी 13 और गुणे 11 143 प्लस 11 गुणे 14 154। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 4 5 9 297 यानी 2 टाइम्स ऑफ 297। अब आप देख पा रहे होंगे कि भैया पहले भी उतना ही था, अभी भी उतना है, तो चेंज कोई है नहीं, तो 0% चेंज है। बस आपको ये ध्यान रखना है। आपसे कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड 400 है, x अनुपात y अनुपात z बराबर 1:1:2 है, तो आपको z की वैल्यू बतानी है। देखो, आपसे कहा गया x y z का अनुपात 1:1:2 है, यानी x y 1 y 1 z 2 मान लो, तो 1 + 1 + 2 यानी कि 4 बराबर 400 दिया गया, यानी 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, जेड की वैल्यू हमने 2 मानी थी, यानी 2 बराबर 200। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपको करने थे। आई होप हमने 25 मिनट से कम में कर लिया है। 7 क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि एग्जाम में आप कैसे करते हो, वैसे करवाए वैसे करवाए, और समझाने की भी पूरी कोशिश करिए। चैनल पर नहीं होना सब्सक्राइब कर लेना। MTS की टॉपिक वाइज क्लासेस जिसमें हम CHSL CGL और सारी चीज़ें करेंगे, वो भी बहुत जल्द आ रही है, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पर जरूर भेज सकते हैं।